गर्मियों की छुट्टियां हमेशा बच्चों और कॉलेज के छात्रों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती, लेकिन हर छुट्टी हर बार सुखद हो ये जरूरी नहीं होता। साल था 2017। मैं यानी आदित्य शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मई का आखिरी हफ्ता चल रहा था और पूरे शहर में गर्मी अपने चरम पर थी। दिल्ली की लू और तपती सड़कों से दूर कुछ दिनों के लिए मैं अपने मामा के गांव चला गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक छोटा सा गांव चिरौली। वहां हर साल जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मामा जी का घर गांव के किनारे था। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने बुरांश के जंगल और एक तरफ नीचे बहती गहरी खाई में समाई रामगंगा नदी। पहली रात सब ठीक था, मगर दूसरी रात से कुछ बदलने लगा। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। खिड़की के बाहर से किसी लड़की की हंसी की बेहद धीमी मगर कांपती हुई आवाज आई। पहली बार में लगा कि कोई सपना देखा है, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई। इस बार मैं ठिठक गया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे में सिर्फ पहाड़ी पेड़ों की परछाइयां थीं, मगर उन परछाइयों के बीच कुछ था। एक धुंधली आकृति बिल्कुल सफेद कपड़ों में दूर जंगल की ओर जाती दिखाई दी। अगली सुबह मैंने मामा से पूछा, यहां कोई रहता है क्या जंगल के उस पार? उन्होंने सिर झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, उधर तो कोई नहीं। उधर तो अब कोई जाता भी नहीं, कई साल हो गए। क्यों? मैंने पूछा। मामा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत पुरानी बात है। वहां एक लड़की थी, छुट्टियों में ही आई थी, फिर कभी नहीं लौटी। मैंने गौर किया। मामी उस वक्त चाय बनाते हुए थम गई थी। घर के माहौल में अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। वहीं से शुरू हुआ मेरा सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट और मैं हूं राहुल। आज की ये कहानी आपको लेकर चलेगी गर्मियों की उस आखिरी छुट्टी में, जहां आदित्य ने जो देखा वो शायद कल्पना से बाहर था। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह छुट्टियां बिताई हैं जहां कुछ ऐसा घटा हो जो आज तक किसी को समझ ना आया हो? नीचे कमेंट करके बताइए आप ये कहानी कहां से और कब सुन रहे हैं। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मामा के वो शब्द, फिर कभी नहीं लौटी, वो शब्द मेरे दिमाग में अटक गए थे। उस दिन के बाद से मैं रोज रात उसी खिड़की के पास बैठने लगा, ये सोचकर कि शायद फिर से वो आकृति दिखे। और तीसरी रात वही वक्त 2 बजने के कुछ पहले बाहर से फिर से कुछ आवाज आई। इस बार वो हंसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत धीमी सी लोरी गा रहा हो, लेकिन आवाज वो एकदम साफ थी और किसी छोटे बच्चे जैसी थी, पर गा कोई रहा था। मैंने हिम्मत की और खिड़की से थोड़ा बाहर झांका। दूर उस घने पेड़ के पास एक आकृति झुकी हुई थी, जैसे जमीन पर कुछ खोज रही हो। सफेद कपड़े, लंबे बाल और बहुत हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसके हाव भाव बच्चों जैसे नहीं थे। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर दी, पर दिल की धड़कनें बहुत देर तक तेज रहीं। सुबह उठकर मैंने मामा से फिर पूछा, आपने कभी किसी को देखा है वहां रात में? मामा गौर से मुझे देखने लगे, फिर बोले, तेरे सपने विचलित हैं आदित्य। ऐसे इलाकों में रात को देखना सुनना सब माया है। पर मामी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मेरी थाली में खाना परोसा और चुपचाप एक बात धीरे से कही, रात को खिड़की बंद रखा करो, वो किसी को पहचानती नहीं। मैं वहीं थम गया। वो कौन? मैंने पूछा। मामी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद वो कुछ छुपा रहे थे, लेकिन मैं अब ठान चुका था, जो भी था मैं उसका सच जानकर ही लौटूंगा। उस रात मैंने कमरे की बत्ती बंद की, खिड़की की आड़ में एक कुर्सी रखी और छुपकर बैठ गया। बाहर अंधेरा घना था और हवा में वही अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने कुएं से आती हो। अचानक उस खिड़की पर किसी ने 3 बार थपकी दी। मैं सांस रोककर बैठा रहा। बाहर कोई था, बहुत पास। खिड़की पर थपकी देने की आवाज जैसे ही आई, मेरा शरीर सुन्न हो गया। दरवाजा बंद था। मामा मामी अपने कमरे में थे और पूरा घर एकदम शांत। मैंने धीरे से खिड़की के किनारे से झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था, जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरी खिड़की के ठीक सामने। मैंने अपनी जगह से बिल्कुल न हिलने की कसम खा ली। कुछ ही पल बाद मुझे जमीन पर किसी के नंगे पांवों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। धीरे धीरे
मेरे कमरे की दीवार के पास से गुजरता हुआ। मैंने खुद को और पीछे खींच लिया। फिर अचानक खिड़की के कोने पर एक चेहरा उभरा, एक धुंधला चेहरा, आंखें बहुत बड़ी, सफेद सी, और उस पर सूखे कीचड़ का पैबंद। वो सिर्फ एक पल के लिए दिखा और फिर जैसे वो आकृति वहां से गायब हो गई। मैं डर के मारे वहीं बेहोश सा हो गया। सुबह आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। खिड़की खुली हुई थी जो रात में मैंने खुद बंद की थी। मैं भागकर मामा के पास गया, सब कुछ बता दिया। मामा का चेहरा सख्त हो गया। जो तूने देखा वो यहां सालों से है, उन्होंने कहा, पर अब तक किसी ने उसे 2 रात लगातार नहीं देखा था। तू तीसरी रात तक पहुंच गया है। अब तू खुद को बचा नहीं सकता जब तक उसका नाम नहीं जान जाता। नाम? मैंने हैरानी से पूछा। मामा बोले, जिसकी मौत भुला दी जाती है उसका नाम उसका एकमात्र इंतजार बन जाता है। पर वो है कौन? मेरी आवाज कांप गई थी। मामा उठे और घर के पुराने कमरे की ओर इशारा किया। उस कमरे में तू जवाब पाएगा, लेकिन अगर अंदर गया तो पूरी कहानी जाननी पड़ेगी और पूरी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मैंने बिना कुछ सोचे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। अंदर अंधेरा था, धूल से अटा पड़ा एक पुराना कमरा, और कमरे के कोने में पड़ी थी एक टूटी हुई लकड़ी की चारपाई, और दीवार पर टंगी थी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें 3 लड़कियां थीं। बीच में खड़ी लड़की के होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो मैंने पिछली रात खिड़की के पीछे देखी थी। मैं उस कमरे के अंदर कदम रखते ही जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। चारों तरफ दीवारों पर मकड़ी के जाले, दीमक से सड़ी हुई लकड़ी की अलमारियां, और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कोई दरवाजा न खोला हो। लेकिन मेरी नजरें थमी थीं उस पुरानी तस्वीर पर। 3 लड़कियां, सफेद ब्लाउज और नीली स्कर्ट पहने हुए, शायद स्कूल की यूनिफॉर्म थी। बीच में जो खड़ी थी उसकी मुस्कान अब तस्वीर से झांक कर मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक भर रही थी। वो वही चेहरा था जो मैंने पिछली रात खिड़की के बाहर देखा था। मैंने फोटो को हाथ में उठाया। पीछे कुछ लिखा था, बहुत हल्के से, रूही, नीला और गायत्री, गर्मी की छुट्टियां 1999। नीला, यही नाम था जो बीच की लड़की के नीचे लिखा था। नीला, मैंने फुसफुसा कर कहा। जैसे ही मैंने नाम बोला, कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। एक तेज झोंका कमरे में आया और फोटो मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में अब और भी ठंडक थी, लेकिन ये ठंडक मौसम की नहीं, किसी और चीज की थी। मैं भागकर बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, बहुत हल्की, कांपती हुई। तुम्हें मेरा नाम याद रहा? मैं पूरी तरह थम गया। पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक और तस्वीर टंगी हुई दिखी। इसमें सिर्फ एक लड़की थी, नीला। वही सफेद कपड़े, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखें तस्वीर से सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैं डरते डरते मामा के पास पहुंचा और उन्हें सब बता दिया, फोटो, आवाज, नाम, सब कुछ। मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तू कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, साल 1999 में गर्मियों की छुट्टियों में यहां 3 लड़कियां आई थीं, मेरी रिश्तेदार की बेटियां, नीला, गायत्री और रूही। ये कमरा उन्हीं का था। गर्मियों की हर दोपहर ये तीनों जंगल में खेलने जाती, नदी किनारे पत्थर जमा करती और पेड़ों पर झूले बांधती। एक दिन नीला लौट कर नहीं आई। बाकी दोनों लड़कियों ने कहा कि वो अचानक कहीं गुम हो गई। उसे बहुत ढूंढा गया, पुलिस भी आई, जंगल छाना गया, लेकिन नीला कभी नहीं मिली। इसके 1 हफ्ते बाद गायत्री ने आत्महत्या कर ली और रूही पागल हो गई। उसे देहरादून के मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो आज भी है। उसके बाद से इस घर में रात को वो ही हंसी, वो ही थपकियां और कभी कभी नीला की परछाई देखी जाती रही, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। शायद हम सब डरते थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर अब क्या होगा मामा? मैंने उसका नाम ले लिया है। मामा चुप रहे, फिर बोले, अब तू उससे जुड़ गया है आदित्य। अब तुझे उसे समझना होगा और उसकी कहानी पूरी करनी होगी, वरना वो हर रात तेरे और पास आएगी जब तक तू वही न देख ले जो गायत्री ने देखा था। मैंने पूछा, कहां से शुरू करूं?
मामा ने एक शब्द कहा, जंगल, वही जगह जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। और उस रात चुपके से मैंने टॉर्च ली, माचिस और वो पुरानी फोटो जेब में रखकर निकल पड़ा उस जंगल की ओर। रात के 11:30 बज चुके थे और हर कदम पर अंधेरा और रहस्य गहराते जा रहे थे। गांव की आखिरी गलियां पार करते ही मैं अकेला था। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जंगल की सरसराहट, पेड़ों से टकराती हवा और हर पत्ते की खड़खड़ाहट में छुपा हुआ एक डर जो मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने माचिस जलाकर टॉर्च की बैटरी चेक की और धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ा, वही रास्ता जो नीला और उसकी बहनें छुट्टियों में खेलते हुए लिया करती थीं। मामा ने बताया था कि एक मोड़ के बाद एक सूखा हुआ झरना आता है, वहीं से नीला गायब हुई थी। घंटे भर की चढ़ाई के बाद मुझे वो सूखा झरना दिखा, अब बस एक चट्टानों से भरी खामोश जगह जिसके चारों ओर घने पेड़ झुके हुए थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। मैं उस जगह पहुंचकर ठहर गया। पूरा जंगल एकदम शांत था। अचानक हवा चलनी बंद हो गई। मैंने जेब से वो तस्वीर निकाली, नीला की। जैसे ही मैंने तस्वीर को अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा, एक अजीब बात नजर आई। नीला के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी और डरावनी लग रही थीं और उसकी गर्दन तस्वीर में थोड़ी सी झुकी हुई थी, जैसे वो किसी का नाम पुकार रही हो। और तभी झरने के पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने तेजी से टॉर्च मोड़कर उस ओर रोशनी डाली, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन कुछ था। मुझे अपनी सांसों की आवाज के बीच किसी और की सांसों की गूंज भी सुनाई दे रही थी, बहुत करीब से। मैं धीरे धीरे झरने के किनारे एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। वो बेंच अब भी वहां थी, जर्जर और आधी गिरी हुई। शायद कभी लड़कियों का खेल का ठिकाना रही होगी। मैंने फिर से तस्वीर की ओर देखा। अब तस्वीर में नीला के पीछे एक परछाई खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने झट से तस्वीर जेब में डाली और उठने ही वाला था कि मेरी पीठ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम वही हो ना जो मेरा नाम जानता है। मैं पूरी तरह जम चुका था। पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हुई। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने फिर कहा, तो सुनो, पर जो सुनोगे वो तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। मैंने आंखें बंद की और गर्दन मोड़कर धीरे धीरे पीछे देखा। झरने की चट्टान पर बैठी थी वही लड़की, नीला। सफेद झोले जैसा पहना हुआ कपड़ा, बिखरे बाल और गीली मिट्टी से सना चेहरा। उसकी आंखें एकदम शून्य में देख रही थीं। मैं खेलते हुए वहां नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था और फिर वापस रास्ता नहीं मिला। किसने बुलाया, मैंने पूछा। नीला ने अपनी उंगली उठाई और पीछे एक और इशारा किया। वहां एक गहराई थी, झरने के नीचे की एक गुफा जैसी जगह जो झाड़ियों में छुपी हुई थी। वहीं से मेरी चीख कभी बाहर नहीं आ पाई, और अब अगर तुम अंदर नहीं गए तो मेरी कहानी अधूरी रहेगी। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी और उस संकरे गड्ढे की ओर बढ़ा, जहां शायद नीला की गुमशुदगी का सच और मौत का कारण छुपा था। मैंने गड्ढे की तरफ कदम बढ़ाए, पर हर कदम के साथ लगता था जैसे जमीन खुद ही मुझे रोकना चाहती हो। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए जैसे जैसे मैं उस अंधेरी जगह के पास पहुंचा, हवा भारी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ने लगी थी। गड्ढे की दीवारें गीली थीं, मिट्टी में कुछ जली हुई लकड़ियां और टूटे फूटे खिलौने दबे पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर यहां कुछ जलाया हो और छुपाया हो। जैसे ही मैं थोड़ा और नीचे उतरा, एक सड़ा हुआ और तेज गंध मेरे चेहरे से टकराई। गंध ऐसी थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई चीज बहुत समय से मरी पड़ी हो। मैंने अपनी शर्ट से नाक ढकी और अंदर कदम रखा। वहां गुफा जैसी अंधेरी जगह थी, संकरी, नमी से भरी हुई और बहुत कम जगह। टॉर्च की रोशनी से दिखा कि सामने की दीवार पर किसी ने उंगलियों से खुरच खुरच कर कुछ लिखा हुआ था। मैं पास गया और ध्यान से देखा। मैं लौटना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। किसने, ये सवाल मेरे मन में गूंजा, और तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर कुछ और दिखाने लगी। एक निशान जो इंसान के हाथ जैसा नहीं था, जैसे किसी जानवर के पंजे हों, लेकिन बड़े और गहरे खुरचाव लिए हुए। मैं पीछे हटा। नीला, मैंने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
मैंने फिर टॉर्च घुमाई और दीवार के कोने में देखा, वहां कुछ पड़ा था। मैं धीरे से पास गया। वो एक पुराना स्कूल बैग था जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। उस पर जंग लगे बटन थे और एक कोना जला हुआ था। मैंने हिम्मत करके उसे बाहर निकाला। ज्यादातर चीजें नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन एक छोटी सी कॉपी अब भी बची हुई थी। उसका पहला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन अगले पन्ने पर लिखा था। उसने कहा था, अगर मैं किसी से कहूंगी तो वो गायत्री को भी ले जाएगा। मैं चुप रही और अब मैं खो गई हूं। कॉपी कांपते हाथों से बंद कर दी। नीला ने किसी से डर कर चुप्पी ओढ़ ली थी और शायद उसी चुप्पी ने उसे जिंदा दफन कर दिया। पर वो कौन था? उसका डर, उसकी गुमशुदगी, कोई तो था जिसने उसे बुलाया और गायब कर दिया। मैं गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो या किसी ने अंदर आने का रास्ता बंद कर दिया हो। मैंने पीछे पलटकर देखा। गुफा का मुंह अब धुंध और धूल से ढक चुका था और तभी गुफा की दीवारों पर बहुत धीमी सी एक सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर कुछ लिख रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई। दीवार पर लाल मिट्टी से एक शब्द लिखा जा रहा था, सच। और उसके ठीक नीचे कोई चेहरा दीवार से झांक रहा था। उस चेहरे को देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीवार से झांकता वो चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी त्वचा मिट्टी जैसी थी, आंखें गहरे गड्ढों में धंसी हुई और होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान। पर वो मुस्कान में नहीं, जैसे शिकंजे में जकड़ी कोई आत्मा हो जो अब भी कुछ कहना चाहती हो। मैं पूरी तरह थम गया, सांस लेना तक भूल गया था। दीवार की दरार से उसका चेहरा धीरे धीरे और बाहर आ रहा था। उस चेहरे ने टेढ़ी गर्दन घुमाकर मुझे देखा और फिर दीवार पर अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। उसने फिर लिखा, तू जान चुका है, अब तुझे चुनना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या? उसने अगली लाइन लिखी, नीला को मुक्त कर या सच को दफन कर दे, वरना वही होगा जो 1999 में हुआ था। मुझे समझ नहीं आया। ये रहस्य अब और उलझता जा रहा था। इतने में टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने तेजी से जेब में रखी माचिस निकाली और एक तीली जलाई। माचिस की रोशनी में मैंने उस दरार को फिर देखा। अब वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार की उस जगह पर जहां वो खड़ा था, एक निशान उभर चुका था, इंसानी हाथ का, पर 5 नहीं 6 उंगलियां। मैंने तस्वीर निकाली, नीला की। अब उसमें भी बदलाव था। नीला के बगल में अब कोई और भी खड़ा था, धुंधला, लंबा, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसका हाथ नीला की गर्दन पर था। मेरा गला सूख गया। क्या ये वही था जिसने नीला को मारा, या जो उसे रोक रहा था अब तक? मैंने उस कॉपी के पन्ने पलटे जो बैग से मिली थी। एक पन्ने पर नीला ने बहुत बारीक अक्षरों में लिखा था, वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी परछाई हर बार सूरज डूबने के बाद घर के पास आ जाती थी। मैं छुप जाती थी, लेकिन उस दिन मैं खेल में भूल गई समय। और फिर पन्ना वहीं कट गया था, शब्द अधूरे थे। मेरे सामने अब 2 रास्ते थे। या तो मैं इस गुफा से वापस निकलकर गांव वालों को सब बताऊं, या फिर उस गहराई तक जाऊं जहां से शायद नीला की हड्डियां, उसकी आखिरी चीखें और उसका सच अब भी दबा हुआ है। पर जैसे ही मैंने आगे बढ़ने का सोचा, गुफा के अंदर एक अजीब गूंज उठी, जैसे कोई किसी को बहुत गहरे से पुकार रहा हो, आदित्य। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा। वो आवाज नीला की नहीं थी, ये कोई और था। और तभी मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक धसकने लगी और मैं एक तेज गहराई में फिसलता चला गया। चारों तरफ अंधेरा था, माचिस बुझ चुकी थी, टॉर्च टूटकर ऊपर रह गई थी और नीचे जहां मैं गिरा वहां हवा नहीं थी, आवाज नहीं थी। बस दीवारों पर उंगलियों से खुरची गई हजारों लकीरें थीं और एक टूटा हुआ स्कूल का जूता, जिस पर लिखा था नीला शर्मा, कक्षा 8वीं। मैं अंधेरे में उस जूते को हाथ में लेकर बैठा था। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटा भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी के बीचों बीच बैठा हूं, कोई जो देख रहा है, सुन रहा है और मेरे हर हरकत का इंतजार कर रहा है। जूते को छूते ही मेरा हाथ कुछ गीला सा हो गया। मैंने उंगलियां पास लाकर सूंघी, मिट्टी और लोहे की गंध, खून की मिलती जुलती महक। नीला शायद यहीं कहीं थी। मैंने खुद को समेटा और गुफा की उस तह तक देखा जहां एक छोटा सा सुरंग जैसा हिस्सा नीचे की ओर जा रहा था।
पत्थरों पर खून जैसे धब्बे और दीवारों पर गहरे खुरचाव अब साफ दिखने लगे थे। शायद मेरी आंखें अंधेरे में भी देखने की आदत डाल चुकी थीं। मैं झुककर उस संकरे रास्ते में घुसा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मेरे हाथ किसी चीज से टकराए। वो एक बांस की कटी हुई खपच्ची थी। उसके नीचे एक गड्ढा सा बना था और उसमें मिट्टी में दबी थी एक अध जली चूड़ी और साथ ही एक पुराने स्कूल बैज का टुकड़ा। बैज पर नाम था जी शर्मा, गायत्री। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। क्या गायत्री ने नीला को वहां छोड़ा था या फिर वो भी किसी रहस्य का शिकार हुई थी? मैंने गड्ढे को थोड़ा और खोदने की कोशिश की और तभी मेरी उंगलियां एक ठंडी चीज से टकराईं। वो एक हड्डी थी, छोटी, पतली और इंसानी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने वहीं जमीन पर बैठकर वो बैज, चूड़ी और हड्डी अपने कपड़े में बांध लिए। लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा, पीछे से जमीन से एक आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। गुफा के भीतर, जहां मैंने अभी अभी खुदाई की थी, वहां मिट्टी अपने आप खिसक रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वो मिट्टी अब और तेजी से हिलने लगी और अचानक वहां से एक हाथ बाहर निकला, पतला, कीचड़ और खून से सना हुआ, और वो उंगली से जमीन पर कुछ लिख रहा था। मैं जमीन पर झुका। लिखा था, गायत्री ने मुझे वहीं छोड़ा था। उसने कहा था मैं चुप रहूं, वरना वो मुझसे भी बुरा हाल करेगी। मेरे सीने में धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि कानों में गूंजने लगी। गायत्री, नीला की बहन। क्या नीला की मौत कोई भूतहा रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी? मैंने तेजी से ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था। दीवारों पर कीचड़ था, हाथ फिसलते जा रहे थे। और तभी गुफा के भीतर से एक और आवाज आई, बहुत गहराई से, एक औरत की फूटी सी सांसों जैसी। अब तू जान गया है, अब तू भाग नहीं सकता। मेरे पीछे की जमीन कांपने लगी। मैंने आखिरी बार पलटकर देखा। दीवार पर अब एक नया चेहरा उभरा था। वो नीला नहीं थी, वो गायत्री थी। गायत्री का चेहरा दीवार पर धीरे धीरे उभरता गया। वो कोई फोटो नहीं थी, कोई छाया नहीं। वो मिट्टी और अंधेरे से बनी एक शक्ल थी जो मुझे घूर रही थी। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। उसका चेहरा वही था जो नीला की पुरानी तस्वीर में था, पर अब वो मासूमियत गायब थी। उसकी जगह एक जमी हुई, कठोर नफरत थी, जैसे वो किसी बोझ से नहीं, बल्कि किसी पछतावे से जली हो। मैंने दीवार से हटकर पीछे जाना चाहा, लेकिन अब गुफा की जमीन पूरी तरह नरम हो चुकी थी। मैं जैसे किसी दलदल में खड़ा था और हर कदम पर धंसता जा रहा था। फिर एक और आकृति मेरे बाएं ओर दिखी, नीला। उसका चेहरा शांत था, उदास भी। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन वो चुप थी, जैसे बोलने की इजाजत नहीं थी उसे, जैसे अब भी किसी डर के अधीन हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहती हो नीला? उसने धीरे से अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई, दीवार पर, जहां अब गायत्री का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। गायत्री अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान दयालु नहीं थी। वो मुस्कान थी जो तब आती है जब कोई साजिश पूरी हो चुकी हो। और तभी नीला ने जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, बहुत धीरे पर साफ। मैं मरी नहीं थी, मैं पूरी तरह जम गया। गायत्री ने मुझे वहीं छोड़ दिया था। मैं घंटों पुकारती रही। वो लौट कर आई, पर मुझे बाहर नहीं निकाला। उसने कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वो रूही को भी खत्म कर देगी। मैंने पूछा, क्यों? तुम्हारी अपनी बहन ऐसा क्यों करेगी? नीला का चेहरा और नीचे झुक गया। उसने फिर लिखा, क्योंकि वो डरती थी कि मैं सच बता दूंगी उसके बारे में। मैं अब सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गायत्री ने नीला को उस गुफा में जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा और फिर रूही को पागल बना दिया। पर क्यों? तभी गुफा की दीवार पर अब एक और आकृति बनने लगी, एक लंबा, छाया जैसा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे दो गड्ढे थे। मैंने नीला की ओर देखा। उसने लिखा, उसने गायत्री को डराया था और गायत्री ने मुझे उसके हवाले कर दिया। बदले में खुद बच गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कौन था? मैंने पूछा, क्या वो अब भी यहीं है? नीला ने नहीं कहा, लेकिन उसी वक्त दीवार की सारी आकृतियां गायब हो गईं और गुफा की पिछली दीवार पर सिर्फ एक चीज बची रह गई, एक हाथ जो मुझसे इशारा कर रहा था अंदर आने के लिए। और तभी गुफा की मिट्टी में से एक और चेहरा उभरा, रूही का। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी तरह खाली। उसने बस एक शब्द कहा,
बचाओ। गुफा अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और मेरे पास अब 3 रास्ते थे। पहला रास्ता, नीला की आत्मा को मुक्त करूं। दूसरा रास्ता, गायत्री के पाप का पर्दाफाश करूं। और तीसरा, या उस छाया की सच्चाई से सामना करूं जो आज भी वहां मौजूद है। मैंने तय कर लिया था, मैं गुफा की ओर अंदर जाऊंगा, उस जगह जहां नीला की चीखें अब भी अटकी हुई थीं और जहां सच्चाई इंसानों से ज्यादा डरावनी थी। गुफा से अब सांस लेने जैसी आवाजें निकल रही थीं, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो जो मुझे निगलने की तैयारी कर रही हो। मैंने आखिरी बार नीला की तरफ देखा। वो अब दीवार के सहारे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। मैंने सांस भरी और उस दिशा में बढ़ गया जहां वो छाया वाला हाथ इशारा कर रहा था। जैसे जैसे मैं उस अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ा, जमीन और दीवारें ठंडी होती जा रही थीं। हाथों से जब छुआ तो लगा जैसे बर्फ की सतह हो। और तभी सामने एक कमरा नजर आया, या शायद एक बंद सतह खाना। अंदर हल्की नीली रोशनी थी जो पता नहीं कहां से आ रही थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे कुछ चरमराया। नीचे टूटी हुई चूड़ियां, जले हुए कपड़ों के टुकड़े और कुछ अध जले पन्ने बिखरे थे। मैंने एक पन्ना उठाया। उसमें लिखा था, मैं जानती थी एक दिन कोई आएगा जो मुझसे बिना डरे मेरी बात सुनेगा, लेकिन अगर वो भी डर गया तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगी। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट हुई, तू आया है पर क्या जेल पाएगा। मैंने पलट कर देखा। अब गुफा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। पीछे का रास्ता मिट्टी में समा चुका था। अब मैं अकेला था, वो जो भी था उसके साथ, जिसने गायत्री को डराया था, जिससे बचने के लिए गायत्री ने अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया और जिसके डर से रूही अब भी पागल खाने में कैद थी। कमरे की उस रोशनी के बीच एक आकृति धीरे धीरे उभरी। बहुत लंबा कद, कोई चेहरा नहीं, सिर झुका हुआ, और वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। लेकिन उसकी आवाज किसी भाषा की नहीं थी, सिर्फ ध्वनि जो सीधा मेरे दिल और दिमाग में घुस रही थी। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैं नीचे गिर गया, आंखें बंद कर लीं। तभी कोई चीज मेरे पास आई, बहुत पास, और मेरे कान के पास आकर उसने एक शब्द कहा। उसने मुझे बुलाया था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसने? उसने जवाब दिया, गायत्री ने। अब मेरी सांस रुक सी गई। गायत्री ने सिर्फ नीला को नहीं छोड़ा था, उसने उसे बुलाया था खुद को बचाने के लिए। पर अब वो गायत्री के नियंत्रण में नहीं था। अब वो स्वतंत्र था, और अब मैं यहां था। उस छाया ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, छूने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। मेरे हाथ में एक धुंधली सी चीज आई, एक लॉकेट। खोला तो उसमें नीला की तस्वीर थी और दूसरी तरफ गायत्री की। नीचे लिखा था, सच्चाई किसी को माफ नहीं करती। मैंने जैसे ही वो लॉकेट उठाया, गुफा हिलने लगी। दीवारों पर रोशनी दौड़ने लगी और हर जगह से नीला की, रूही की और कई अनसुनी लड़कियों की आवाजें गूंजने लगीं। हमें बाहर निकालो, हमें इंसाफ दो, हम अब और नहीं सह सकते। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। छाया मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, पर अब उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और मिट्टी में समा गया। गुफा की दीवारें अब टूट रही थीं। मुझे तेजी से भागना पड़ा। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं गांव के उसी झरने के पास था जहां से सब शुरू हुआ था। हाथ में वो लॉकेट अब भी था और सामने नीला खड़ी थी, एकदम शांत, मुस्कुराती हुई। धीरे धीरे वो धुंध में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में वही बात थी, अब तू जान चुका है और अब तू अकेला नहीं है। मैं कई मिनट तक वहीं जमीन पर बैठा रहा। शरीर तो बाहर आ चुका था, लेकिन मन अब भी उस गुफा की अंधेरी दीवारों से चिपका था। हाथ अब भी कांप रहे थे और लॉकेट की जंजीर मेरी हथेली में इतनी कस गई थी कि त्वचा पर निशान पड़ गया। मुझे अब सब समझ आ चुका था, पर उस समझ के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आ गई थी। मैं गांव लौटा, सुबह होने लगी थी। चारों तरफ वही शांति, वही पेड़, वही गलियां, लेकिन मेरे लिए अब ये जगह वैसी नहीं रही। मामा मुझे देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या देखा तूने वहां? मैंने धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बताया, नीला, गुफा, गायत्री की साजिश, वो छाया और वो लॉकेट। मामा बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, जो तूने देखा वो कोई और नहीं देख पाया।
तू अब उस कहानी का आखिरी हिस्सा है आदित्य। गायत्री ने अपनी बहन को एक डर के हवाले किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पापों को छुपा सके, और उसने सच को गहराई में दफन कर दिया। रूही, उसकी हालत भी अब साफ हो गई है। वो पागल नहीं हुई, वो सिर्फ सह नहीं पाई। मैंने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मामा ने लॉकेट की ओर इशारा किया। जिस दिन ये 2 तस्वीरें गांव के मंदिर में सच्चाई के साथ रख दी जाएंगी और तू उस कहानी को सबके सामने कहेगा, उसी दिन नीला को मुक्ति मिलेगी। वरना, उन्होंने मुझे देखा, तू अकेला नहीं रहेगा, ये कहानी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने फैसला किया। मैंने गांव के पुराने मंदिर में वो लॉकेट एक दीपक के पास रखा और तय किया, मैं उस दिन की पूरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। पुलिस रिपोर्ट्स, नीला की कॉपी, गायत्री का बैज, सबूत अब मेरे पास थे। पर उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से बाहर देखा और वहां एक परछाई खड़ी थी। न वो नीला थी, न गायत्री, न कोई इंसानी शक्ल। वो वही था। धीरे धीरे खिड़की के पास आया, लेकिन इस बार उसका हाथ नीला की तरह बड़ा नहीं, बल्कि सिर झुकाया और गायब हो गया। जैसे उसने मान लिया हो कि सच्चाई अब बाहर आ चुकी है और उसे अब डराने की जरूरत नहीं। मैंने आंखें बंद की, लेकिन एक आखिरी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, अब बारी तेरी है आदित्य, इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना। और इस तरह गर्मियों की वो छुट्टियां, जो सिर्फ एक पारिवारिक सुकून की उम्मीद से शुरू हुई थीं, एक ऐसी सच्चाई खोल गईं जो बरसों से मिट्टी में दबी थी। और अब मैं वही कर रहा हूं जो नीला चाहती थी, ये कहानी आप सबको सुना रहा हूं, ताकि वो सिर्फ एक खोई हुई बच्ची ना रहे, बल्कि एक आवाज बन जाए जो अब कभी दबाई नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गायत्री का क्या हुआ? क्या सच में वो खुद डर के आगे झुक गई थी, या उसकी रूह अब भी नीला की मुक्ति से डरती है? ये फैसला अब आप पर है। क्या आप इस कहानी को आगे फैलाएंगे या फिर गायत्री की तरह सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे? कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि किसी की अधूरी कहानी आज भी वहां भटक रही है? आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। और अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो स्टोरी नाइट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार जब गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाएं तो वहां की खामोशियों से नजरें जरूर मिलाएगा, क्योंकि कुछ कहानियां खामोशियां ही सुनाती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।